Good morning, all of you. Today we are going to discuss about the lightning. What is lightning? As we know that it is a natural phenomena. It is actually a natural phenomena of electrical discharge. The first thing that what is electrical discharge? Actually, it is a flow of charge in a clouds. हम लोग लाइटनिंग को अगर अच्छे से समझें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लाइटनिंग है ना, एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण होता है। और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जब क्लाउड्स, जब फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का, उस क्लाउड्स के फॉर्मेशन में चार्ज क्रिएट्स होते हैं। चार्ज, और चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जो क्लाउड्स का लेयर होता है ना, उस क्लाउड्स के लेयर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स होते हैं। और क्यों होते हैं? तो क्योंकि जो क्लाउड्स है वो कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स ही है, और जो वो एक दूसरे से आपस में रबिंग करते हैं, इस रबिंग के कारण वो चार्ज क्रिएट्स होते हैं। उसमें जो चार्ज क्रिएट्स होते हैं उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे की तरफ होता है क्लाउड्स के, और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ होता है। अगर हम थोड़ा इस क्लाउड्स को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज होंगे, और ये तुम्हारा ग्राउंड है, अर्थ है। यहाँ पे क्या है? अर्थ है। ठीक है। तो इस अर्थ पे जो चार्ज बनता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। अभी हम इस पे भी बात करेंगे, फिलहाल अभी इतना भी बात करते हैं कि इसमें जो चार्ज बन रहा। अब क्या होगा कि जब ये क्लाउड्स के अंदर ये चार्ज जब क्रिएट्स होंगे और उसके बाद भी क्लाउड्स जब मूव करते रहेगा, तो मूव करने से आपस में ये उसके बाद भी रबिंग होते रहेंगे, आपस में रगड़ खाते रहेंगे, टकराते रहेंगे, जिसके कारण उस जगह का, उस प्लेस का टेम्परेचर अप्रॉक्स 30,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 30,000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बढ़ जाएगा। हम सोचो कि 30,000 डिग्री सेल्सियस कितना हाई टेम्परेचर होता है, और इसी हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे जो एक नया फिनोमिना आएगा वो हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट का। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और इस हीट के कारण वो लाइट, ये हीट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो फिनोमिना है वो लाइटनिंग है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वहाँ जो हीट जनरेट होगा वो हीट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। हम लोग बोलते हैं कि बिजली चमक रही है, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। लेकिन जब लाइटनिंग होता है उस समय बहुत ज़्यादा क्रैकिंग साउंड आता है, और उसी क्रैकिंग साउंड को बोलते हैं थंडर। यानी कि लाइटनिंग एंड थंडर ये जो है ना एक साथ होने वाले फिनोमिना है, क्योंकि जिस समय हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा तो हीट का एक्सपेंशन होगा, वहाँ उस जगह भागेगा, इधर उधर जाएगा, एक्सपेंस करेगा। तो एक्सपेंस करेगा तो आसपास के जो मोलिकुल्स है ना, उस मोलिकुल्स या पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड एलिमेंट्स जो भी हो, वो वाइब्रेट बहुत तेज़ी से करने लगे। यानी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से आएगी, और उसी तेज़ी से कम जो वो वाइब्रेट करेगा, है ना, जिसके कारण साउंड क्रिएट होगा, साउंड इमिट होगा वहाँ। तो क्रैकिंग साउंड है अचानक से, क्योंकि अचानक
ये वाइब्रेशन होने लगता है। तो ये थंडर और लाइटनिंग होने का जो कॉन्सेप्ट है वो है। इसलिए मैंने पहले पॉइंट में लिखा है कि इट इज फेनोमेना ऑफ एक्चुअली नेचुरल फेनोमेना। मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें नेचुरल वर्ड ऐड कर सकते हो। इट इज नेचुरल फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज or an electric spark that occurs in a nature on a major scale। बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन क्लाउड्स। तो एक्यूमुलेशन मतलब होता है बहुत सारा चार्ज का, जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो क्लाउड्स के अंदर बन जाना, जो मैंने समझा दिया। अगला है कि लाइटनिंग इज ह्यूज स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that occurs in the sky during the thunderstorms। अभी मैंने बात किया कि जब हम थंडर की बात करते हैं तो उस टाइम पे भी लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग और थंडर या थंडरस्टॉर्म्स एक ही साथ होने वाले फेनोमेना है, इसलिए एक occurs in the sky during the thunderstorm। जिस समय क्रैकिंग साउंड होता है उसी समय ये लाइटनिंग देखने को मिलता है। अब एक भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे उस समय एक साइंटिस्ट, जो अमेरिकन साइंटिस्ट है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट के बारे में भी चर्चा हुई होगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन लाइटनिंग के बारे में भी अपना जो काइट एक्सपेरिमेंट जो हम बात किए होंगे या नहीं किए होंगे तो करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट किए थे। उस समय जो ये लाइटनिंग होता है उसके बारे में बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी है और उसमें बहुत सारी बातें बताई गई। तो यहाँ पे भी बेंजामिन फ्रैंकलिन जो ये लाइटनिंग है ना वो समझाने की कोशिश की है लोगों को कि जो लाइटनिंग होता है ना एकदम सेम वही घटना है जब हम किसी पॉलिस्टर क्लॉथ्स को डार्क रूम में रब करते हैं ना और सडनली उसको हटाते हैं, तो जो रब करने से उसमें से एक जो स्पार्क निकलता है, लाइट दिखता है। सेम प्रोसेस उसी तरह लाइटनिंग का है कि बादल उसको ऊपर जो है स्काई में आपस में टकराने का कारण ऐसा होता है, उसमें चार्ज टकरा जाते हैं। तो यही बोला है कि द फाउंड दैट द फेनोमेना ऑफ द लाइटनिंग इज द सिमिलर a tiny sparks produced in polyester cloths when they are rubbed in the dark। डार्क रूम में, डार्क मतलब अंधेरा 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 जगह होती है। अगला पॉइंट है कि ये सेम है लाइटनिंग प्रोड्यूस व्हेन द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टेक प्लेस इन द क्लाउड्स। ये पॉइंट हमने पहले बता दिया। तो अब है कि जो लाइटनिंग होता है ना, देखो कुछ चीजें दिमाग में एजिटेशन क्रिएट करता है, सस्पेक्ट के तौर पे होता है दिमाग में। जो अच्छे बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर लाइटनिंग में डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है, आप ये बताइए कि सर स्काई में तो एयर होगा और एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज कैसे हो जाएगा? ये एकदम सही पूछना है और सोचना भी। देखो नॉर्मल कंडीशन में तो हो नहीं सकता। अभी हम क्या बताएं कि टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है कि लाइट को हीट, जो हीट है उसको लाइट को कन्वर्ट किया, और जो स्पार्क हुआ, जो सडन कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण इन पार्टिकल्स में वो जो स्पार्क हुआ, स्पार्क के कारण जो प्रेशर जनरेट हुआ, उस प्रेशर के कारण पार्टिकल्स क्या होता है, दूर भागते हैं। और दूर भागते हैं तो वो एक्चुअली ज़्यादातर नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। अभी दूर भागेंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे। जब ये इधर आने लगेगा प्रेशर के कारण, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, तो क्या करेगा, इस नेगेटिव पार्टिकल्स को पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेंगे। इसी के कारण ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और जो थंडरस्टॉर्म्स या थंडर में जो लाइटनिंग होता है, वो बिजली नहीं बोलते कि लाइटनिंग हुआ, पेड़ सूख गया, किसी आदमी को गिर गया, ये हो गया, कुछ डेंजरस हैपनिंग हो गया, तो इसी कारण होता है। एयर होने के बावजूद जो प्रेशर के कारण नीचे आया, जब ब्लास्ट किया तो प्रेशर बढ़ गया। समझे? चलो, इसका भी अगर किसी मन में डाउट रहा होगा
डाउट क्रिएट हो रहा होगा तो उसका क्लियरेंस हो जाएगा। दूसरा है कि लाइटनिंग के टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एक शीट लाइटनिंग होता है, दूसरा फॉग लाइटनिंग होता है। ये शीट लाइटनिंग में क्या होता है ना, ये क्लाउड्स के अंदर ही होता है। जो लाइटनिंग का प्रोसेस जो उन्होंने बताया है वो लाइटनिंग का प्रोसेस शीट लाइटनिंग में मतलब क्लाउड्स के अंदर होता है। जो फॉग लाइटनिंग होता है ना, जब ये होगा तो जो चार्ज पार्टिकल्स है, खासकर नेगेटिव चार्ज स्पेशली, वो नीचे आएंगे, ये अर्थ की तरफ है। ये फॉग लाइटनिंग में ये होता है, ठीक है। अब कुछ सेफ्टी मेजर्स है ना, सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक्स। जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स करता है उस समय क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमको करना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स देखना चाहिए, किस तरह से हमको उस समय रहना चाहिए, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट अभी हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि घर के लोग कहते हैं कि भाई जब लाइटनिंग हो ना, बिजली चमके, तो उस समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। एकदम सही बोलते हैं। कई बड़े बड़े पेड़ के नीचे सेंटर नहीं लेना चाहिए, कोई मेटालिक पोल है उसके नीचे नहीं रहना चाहिए, बिजली की वायर वहाँ से क्रॉस किया वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली बात कि ओपन प्लेस पे भी नहीं रहना चाहिए, है ना। कोशिश करना चाहिए कि हमको शेल्टर इंडोर लेना चाहिए, मतलब घर के अंदर चले जाए, है ना, या अगर हम 4 व्हीलर से है तो 4 व्हीलर के अंदर बैठ जाए, ट्रक बस जहाँ भी है उसमें रहे, है ना। बहुत सारी बात है, उसी में मैंने एक पॉइंट करके इसको लिखा है, बुक में भी है, उसको देख सकते हो। पहला है कि टेकिंग ए शेल्टर अंडर द बिग ट्री इज नॉट सेफ। कोई सा बड़ा सा पेड़ है, अभी बताया, जो बड़ा पेड़ होता है लंबा सा, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पेड़ क्या होता है, ट्री जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लाइव ट्री जो बड़ा बड़ा है ना वो ट्री, तो वहाँ पे शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी जैसे ही होता है, तो तुमको शॉक लगेगा। तो करना क्या चाहिए, तो अगर ओपन प्लेस पे हो और बहुत सारा पेड़ पौधा है तो कोशिश करना चाहिए कि हम बड़े पेड़ से हट जाए और छोटे पेड़ के पास जाके आराम से बैठ जाए, ठीक है। अभी जब लास्ट स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड पढ़ाएंगे बात करेंगे किसमें बताएंगे, ठीक है। यानी बड़े से ट्री नहीं है। अगर प्रॉब्लम है कि भाई बहुत सारा ही ट्री है तो छोटा ट्री को देखिए, जहाँ छोटा पेड़ है वहाँ प्लेस है। ओपन प्लेस ऐसे भी सेफ नहीं होता। दूसरा पॉइंट भी देखना है, हमेशा स्टे अवे फ्रॉम द ट्रीज एंड पोल्स। सही है, पोल्स मेटल का होता है, मेटल लुक्स में होता है, आयरन लगा होता है, तो वो भी कंडक्टर होता है, वहाँ नहीं रहना चाहिए। उसी में स्टे अवे फ्रॉम द वायर्स, मेटल पाइप्स एंड रेल्स। जो रेलवे लाइन है, ट्रैक है, वो सब के आसपास ही होना चाहिए। अगला है कि वी कैन सिट डाउन इन द लो लेइंग प्लेस। देखो अगर हम कोई हाई प्लेसेस पे हैं, ऊंचे जगहों पे, तो वहाँ से नीचे उतर जाओ, मतलब जो नीचे लो लेइंग प्लेस है वहाँ पे चले आओ। ऊपर तो ऊंचाई पे रहना नहीं चाहिए, हिल्स प्लेस पे भी नहीं होना चाहिए। हिल्स पे भी अगर हो तो वहाँ भी सेफ नहीं हो, क्योंकि वो तो और नज़दीक होता है क्लाउड्स के। हिल स्टेशन है वो तो और नज़दीक होता है क्लाउड्स के, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है लाइटनिंग स्ट्राइक के, ठीक है। अगला है कि यू शुड नॉट रन अक्रॉस द लार्ज ओपन फील्ड और हाई ग्राउंड। बिना काम के फील्ड में खेलने चले गए और लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म है या थंडर है हो रहा हो, तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि उस प्लेस में नहीं जाए। कार और बस इज ऑल्सो सेफ। जो कार है और जो बस है वो सेफ होता है, और जब उसमें बैठ जाए तो विंडो को इतना ऊपर कर ले कि सिर्फ थोड़ा सा हवा अंदर आता है, बाकी क्लोज रखना है। अगला पॉइंट है स्पीड लो ऑन द ग्राउंड। अब इसमें बैठने का तरीका है, जब हम ग्राउंड पे बैठे तो किस तरह से बैठना है, तो ये हाथ को पीछे करके ऐसे और इस तरह से बैठो कि
ये जो ना पूरी तरह सर घुटने के बीच में रहे, है ना, स्ट्रेट करके उस तरह से बैठो, तो वो सेफ होता है ना, वो सेफ माना जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा एरिया रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो चांसेस ना रहता है, ना के बराबर होता है कि वो लाइटनिंग स्ट्राइक करे तुम्हारे ऊपर। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, जो हमको सेफ्टी मेजर्स के लिए है। और सबसे बड़ी बात कि लाइटनिंग हो तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अगर है बाहर तो इन सब बातों में जो तुमको सूटेबल लगे वहाँ पे तुम सेफ हो, वहाँ पे तुम जा सकते हो, है ना। अब देखो ट्रीज का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ट्री में छोटे ट्री के पास जाना है। अब दिमाग में था छोटा ट्री, अब मान लो छोटा ट्री देखे नीचे बैठ गए, लेकिन अब उसी के बगल में बहुत बड़ा सा ट्री था, मूर्ख, तो छोटा वाला ट्री उसके नीचे जस्ट है, तो वहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा तो उस पर भी तो असर होगा। तो एकदम अलग होना चाहिए, बड़ा ट्री उसके आसपास नहीं होना चाहिए, तब वहाँ से इंटरनेट। तो इन सब बातों का भी, कॉमन सेंस का भी ध्यान रखना है, इतना पढ़ने के बावजूद भी कॉमन सेंस यूज करना है ताकि हम कैसे सेफ रह पाए। तो आगे था हम लोग का लेक्चर जो था लाइटनिंग पे था, लाइटनिंग के फिनोमेना के बारे में था। एक्चुअली इसमें जो मेन था कि ये लाइटनिंग कैसे होता है ये तुमको ध्यान रखना था, बाकी तो सेफ्टी मेजर्स आराम से समझ में आया होगा। और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, तो लाइटनिंग के जितने नोट्स बन सकते थे इस टॉपिक पे हमने बनाने की कोशिश किया है, और ये सीधा सीधी तुम नोट्स के कॉपी में लिख सकते हो, ये इससे प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही नोट्स काफ़ी है। फिर नेक्स्ट डे कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।